Hello students, this is Kushwinder Singh and today we are going to discuss about atomic mass and mole concept. एटॉमिक मास क्या होता है, मोल कंसेप्ट क्या होता है, एटॉमिक मास को मेज़र कैसे किया जाता है, मोल कंसेप्ट को यूज़ कैसे किया जाता है, ये डाउट हमेशा ही बच्चों के दिमाग में रहता है। ये एक क्वेश्चन रहता है कि सर मोल कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई करें। ये मोल कंसेप्ट में जो बताया जाता है कि एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, तो आखिर ऐसा क्यों होता है और एटॉमिक मास जो होता है हम इसको मेज़र कैसे करते हैं और किस यूनिट्स में एटम के मास को मेज़र किया जाता है। तो आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये दो कॉन्सेप्ट्स में, एटॉमिक मास एंड मोल कॉन्सेप्ट में। अब एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कितना मास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं एक एटम के मास की, तो एक एटम का मास तभी निकलेगा जब हम उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके मास के बारे में समझ पाएंगे। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक पैकेट में 3 एप्पल है ना, और हर एप्पल का जो मेरे पास मास है वो 100 ग्राम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो पैकेट में 300 ग्राम मास होगा। ठीक है। सिमिलरली कि अगर मेरे को एक एटम के मास के बारे में बात करनी है तो मैं कैसे बताऊँगा, उसको बताने का एक ही तरीका है, जब मैं एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके मास के बारे में समझ पाऊँगा तो मैं इजीली कहीं ना कहीं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि एक जिस भी एटम की बात हो रही है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मास अगर मैं ऐड करना चाहूँ, उनका मास को अगर मैं ऐड कर दूँ तो शायद कहीं ना कहीं मेरे को पूरे एटम का मास मिल जाएगा। तो अभी हमें सबसे पहले एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं एटॉमिक मास और मोल कंसेप्ट एक दूसरे से को रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। अगर हम एटॉमिक मास को अच्छे से समझ गए हैं तो हमारे लिए मोल कंसेप्ट को समझना आसान हो जाता है। हमारे लिए वो जो क्वेश्चन है कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यों होते हैं, वो भी हमको समझना आसान हो जाता है। तो अब हम इसी को बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। अब एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले जैसा मैंने अभी बोला कि हमको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि एटम के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स का कितना मास होता है, और वो पार्टिकल्स की यहाँ पे हम थोड़े से प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लेंगे कि उन पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस के वो चार्ज पार्टिकल है तो कौन सा उन पे चार्ज है, कितना उन पे चार्ज है, बस इतना ही हमको यहाँ पे देखना है। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक एटम के अंदर, ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हमको मालूम है कि जो एक एटम होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कि जो भी 3 चीज़ें होती हैं हमारी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हमारा 3 चीज़ों से एक एटम मिलके बना हुआ होता है। और आप लोग सब जानते होंगे कि ये एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बीच सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इट इज प्रेजेंट आउटसाइड न्यूक्लियस, हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के बाहर होगा, एंड दीज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो ये हमको एक बेसिक आइडिया सबको होता है कि एटम 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। अब हमें इन तीनों पार्टिकल्स को ही कंपेयर करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे इनका मास कैलकुलेट करना है। तो इनको कंपेयर हम लोग कैसे करेंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, तो वो अब हमको यहाँ पे देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसका मास हम इजीली निगलेक्ट कर सकते हैं, वो मास उनके सामने कुछ भी अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं सबसे पहले प्रोटॉन की बात करूँ तो वी ऑल नो दैट प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इन कूलाम्स, जो मैग्नीट्यूड होता है वो कूलाम्स में होता है, कूलाम चार्ज की यूनिट है। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये हमारा प्रोटॉन का चार्ज होता है। अब मैं प्रोटॉन का मास की अगर मैं बात करूँ इन ग्राम्स, अगर मैं मास की बात करूँ
यहाँ पे यूनिट मैंने लिख दिया है ग्राम्स में। ग्राम्स में अगर मैं बात करूँ हमारे प्रोटॉन के मास की, तो ये हमारा मास जो निकलेगा, ये हमारा मास जो निकलेगा, इट कम्स आउट टू बी 1.67 into 10⁻⁻24 grams. दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के मास को मैं यहाँ पे एक और यूनिट में लिख रहा हूँ, दैट इज ANU। अब ANU एक यूनिट है सब एटम्स के मास या फिर स्मॉल ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके मास को बताने के लिए। ANU यूनिट कुछ ऐसा ही है कि अगर हम मान लो कोई बहुत भारी चीज़ है, कंसिडर करो उसका वजन है 10,000 kg, 1000 kg, तो नाउ इट इज़ कन्वीनियंट टू राइट द मास ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स एज 1 टन 10 टन। हम उसके मास को अब टन्स में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमको वो एक सुटेबल और एक बहुत आसानी से यूनिट हमको मिल जाती है। बस हम इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन टन में कन्वर्ट करने से ना उसका हमने मास कम किया ना उसका मास बढ़ाया। सिमिलरली अगर हम मान लो फ्रूट्स की बात करें, तो वहाँ पे हम टन्स को ना इस्तेमाल करें करके, मिलीग्राम्स को ना इस्तेमाल करके, वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम्स का, ग्राम्स का। और अगर मैं यही बात किसी मेडिसिन के बारे में करूँ, तो मेडिसिन में जो हमारा जो दवाई होती है, जो उन पे हमने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा, द अमाउंट ऑफ द मेडिसिन प्रेजेंट इज इन मिलीग्राम्स। उनमें जो मेडिसिन का अमाउंट प्रेजेंट होता है वो हमेशा मिलीग्राम्स में होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारा मास है, हमने अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से, अलग अलग अमाउंट के हिसाब से अलग अलग यूनिट्स को मैंने यूज़ किया है। सिमिलरली जब हमारे पास बहुत हल्का मास होता है, ये पार्टिकल्स का मास अगर मैं देखूँ तो ग्राम्स में इट इज 10⁻⁻24, इतना कम होगा ये ग्राम्स में। तो इसको हम इजीली रिप्रेजेंट करते हैं AMU में, और AMU को एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। जो हम अभी एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी यूनिट भी हमारी एटॉमिक मास यूनिट ही आएगी। अब ये जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर ये एटॉमिक मास यूनिट को कैसे हमने बताया कि कितने ग्राम में कितना एटॉमिक मास यूनिट होगा, तो वो सारे सवाल आपके अभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहले अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन का मास है AMU में, इट इज़ 1.0073, और इसको राउंड ऑफ कर दिया जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। ये हमारा 1 AMU के बराबर मास हो जाएगा प्रोटॉन का। अब मैं न्यूट्रॉन की मास की अगर बात करूँ, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करूँ, तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है एज वी ऑल नो, एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो हमेशा मास ऑफ न्यूट्रॉन के ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। थोड़ा सा ही हल्का प्रोटॉन होता है, और मतलब कि प्रोटॉन थोड़ा सा हल्का रहता है, प्रोटॉन हल्का रहता है, न्यूट्रॉन इज समवट हैवियर देन प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन के आगे इसका न्यूट्रॉन का मास देखा जाए तो इट इज 1.68 into 10⁻⁻24, एंड द यूनिट फॉर दिस मास इज इन अगेन ग्राम्स। यहाँ पे ये यूनिट जो लिखी हुई है ये ग्राम्स में है, और इसको अगर मैं AMU में कंपेयर करूँ तो ये भी हमारा 1.0087 है, और इसको अगर राउंड ऑफ कर दिया जाए तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 AMU। ये भी हमारा 1 AMU के बराबर हो चुका है। बट अगर मैं अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर करूँ, तो पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड न्यूक्लियस। हमने अभी देखा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है। चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन का, इट इज 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम्स। चार्ज सेम रहेगा, बट द जो चार्ज मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज इन नेगेटिव, एंड द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद अब अगर इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 into 10⁻⁻28 ग्राम्स। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब इस मास को अगर AMU में कंपेयर किया जाए, AMU में इसको कन्वर्ट किया जाए, तो ये हमारा 0.0006 होता है, और 0.006 को मैं ऑलमोस्ट क्या लिख सकता हूँ, इसको 0 AMU लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखा, यहाँ पे 1 AMU मेरा मास आया प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का भी मास मेरा 1 AMU आया, और इलेक्ट्रॉन का मास मेरा 0 AMU आया। तो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। अब इसी वजह से हम क्या बोल देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब मेरे को, अब आप अगर ये चीज़ समझ सकती हो कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर दें, तो अभी हमने देखा कि एक एटम जो है,
एटम हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ था। अगर मैं इन दोनों के मास के आगे इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर करूं तो ये मास को हम लोग इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस मास को ना कंसिडर करें तो जो भी एटम के अंदर पूरा मास आने वाला है दैट विल बी द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होगा दैट विल बी द मास ऑफ एटम, वही हमारा एटम का मास हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे यही देखना है कि अब इस मास को कैसे कंपेयर किया जाएगा। तो एटम का जो मास होता है दैट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है वो हमको यहाँ पे देखना है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है कि जब हम मास को किसी दूसरे अदर ऑब्जेक्ट के मास से कंपेयर करके बताते हैं। जब रिलेटिव मास मतलब होता है जब हम किसी एक मास को दूसरे मास से कंपेयर करके बताते हैं। कंसिडर करें अगर हमारे पास एक ये ब्लॉक है और एक मेरे पास ये ब्लॉक है। अब देखने में ऐसा लग रहा है ये जो ब्लॉक है ये 2 टाइम्स और ये इस ब्लॉक के 2 टाइम्स है और ये वाला ब्लॉक जो है इसका हाफ टाइम्स है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड दिस वन इज दी हाफ टाइम ऑफ दिस। बट मैं यहाँ पे एक्चुअल में नहीं बता पाया कि ये बॉक्स का जो एरिया है वो कितना है और ये बॉक्स का जो एरिया है वो कितना है, यहाँ पे मैंने नहीं बताया। बट मैंने यहाँ पे इतना पता लगा लिया है कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के 2 टाइम्स है और पहला बॉक्स दूसरे बॉक्स के हाफ एरिया को रख रहा है। तो ऐसा जब भी हम कोई भी कंपैरिजन करते हैं दैट इज कॉल्ड इज रिलेटिव। अब ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ आपको दैट इज द रिलेटिव एरिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एटॉमिक मास की तो एटॉमिक मास भी हमारा इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है रिलेटिव टर्म में, है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैसे पता लगाएंगे, यानी कि अब हमको कंपेयर करने के लिए कोई चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हम यहाँ पे एक कुछ स्टैंडर्ड को यूज करते हैं और ये स्टैंडर्ड हमारा होता है कार्बन 12। यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड होता है ये होता है हमारा कार्बन 12। तो आज का जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए जो रिलेटिव स्टैंडर्ड लिया जाता है दैट इज द कार्बन 12। अब कार्बन 12 को कैसे यूज किया जाता है एक पार्टिकल के मास को कंपेयर, एक पार्टिकल के या फिर एक एटम के मास को बताने के लिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अब एक कार्बन 12 जो होता है, सिंपल सी बात अगर हम समझें तो कार्बन 12 यानी कि अगर हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लें, कंसिडर करते हैं, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे मैंने कार्बन 12 रख दिया। तो अब सबसे पहली बात ये समझते हैं कि कार्बन 12 के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि कार्बन 12 के अंदर टोटल 12 पार्टिकल्स होंगे। अब हमेशा जब भी मैं मास कैलकुलेट करूँगा तो 12 पार्टिकल्स के कंपेयर करके मास कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कंसिडर करूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा मेरे पास एटम है जिसमें 5 पार्टिकल हैं, तो अब ये थोड़ा सा मेरे लिए मेजर करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक यूनिट को बनाया दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट को हमने कैसे बताया कि एक मिनिमम किसी भी एटम में एक पार्टिकल हो सकता है। अगर हम बात करें किसी भी एटम में, एन एटम कैन हैव मिनिमम मास ऑफ 1 पार्टिकल। एक एटम में जो मिनिमम मास हो सकता है वो एक पार्टिकल का मास हो सकता है। अब ये एक पार्टिकल का मास मतलब कि या तो अगर मैं सिंपल हाइड्रोजन की ही बात करूँ तो आपको मालूम है हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक एटम के अंदर मिनिमम एक पार्टिकल का मास हो सकता है और बाकी अदर एटम्स को देखेंगे तो या तो 2 पार्टिकल होंगे, 3 पार्टिकल होंगे, 4 पार्टिकल होंगे, 5 पार्टिकल होंगे। तो इस तरीके से हम बाकी पार्टिकल्स को देखेंगे। बट अब बात यहाँ पे ये आती है, तो आखिर इस कार्बन के 12 आइसोटोप के साथ हम इस मास को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इस मास को मेजर करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, हमने यहाँ पे बोला कि एक कार्बन एटम जो है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम की अगर मैं बात करूँ कि एक कार्बन एटम के अंदर जो हमारा मास होता है दैट विल बी द मास ऑफ 12 पार्टिकल्स। ये 12 पार्टिकल्स का मास होगा, ये मास ऑफ 12 पार्टिकल्स होगा।
अगर ये हमारा 12 पार्टिकल्स का मास है और मैं यहाँ पे एक कार्बन के मास एटम के मास को रखता हूँ, तो कार्बन एटम का जो मास होता है एक कार्बन एटम का, दैट इज 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये हमारा एक पार्टिकल का मास है। तो ये जो मास होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ 12 पार्टिकल्स के। और अगर अब मेरे को मास ऑफ 1 पार्टिकल देखना है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं मास ऑफ 1 पार्टिकल कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस 12 को मैं इससे डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाई 12। दिस विल बी द मास ऑफ 1 पार्टिकल। ये हमारा एक पार्टिकल का मास हो जाएगा। तो अब बच्चों आप अगर इस चीज़ को डिवाइड करोगे और एक पार्टिकल का मास कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके आपको मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये हमारा एक पार्टिकल का मास हो गया। और IUPAC ने इसी मास को बोल दिया 1 AMU। तो एक AMU में इतना मास होता है। अब आपको शायद कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये जो पार्टिकल का मास है ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो आपने देखा था ये जो मास है उसके ही इक्वल है। और इसी मास को अब क्या बोल दिया गया, 1 AMU। तो अब मेरे को समझ आ चुका है कि अगर मेरे सामने कोई हाइड्रोजन एटम भी रख दे तो मैं इजीली मेजर कर सकता हूँ। कैसे, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम को, एक कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 पार्ट जो होगा वो 1 AMU के बराबर होगा, यानी वो 1 पार्टिकल का मास हो चुका है। तो अब इसका इस्तेमाल करके मैं इजीली अदर एटम्स के मास को कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ये 1 AMU को अब हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये 1 AMU को अब हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो वो हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना यहाँ पे हमको समझ आ चुका है कि एक AMU मैंने निकाल दिया। और अब सारा का सारा जो भी मास कैलकुलेट किया जाएगा एटम्स का वो इसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा, इसको स्टैंडर्ड मान के। तो स्टैंडर्ड हमने माना था कार्बन 12, और कार्बन 12 के पार्टिकल से कैसे मास कैलकुलेट किया, उसके 1/12 पार्ट को, ये 1/12 पार्ट हो गया, उसको 1 AMU हमने मान लिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर आगे चल के देखेंगे तो एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम का, जैसे अभी हमने बताया कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का 1/12 मास जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 1 AMU के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये आपको यहाँ पे मैंने जस्ट एक इमेजिन करने के लिए आपको बताया है कि अब मैं यहाँ पे 1/12 पार्ट लूँगा एक कार्बन एटम का, और उसका यूज करके मैं किसी भी एटम का मास यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ। तो ये हमारा है 1/12 पार्ट, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रखेंगे ये kg में लिखा हुआ है, और वहाँ पे अगर आप 1 AMU का मास कैलकुलेट करेंगे तो ये ग्राम में आएगा, और आप इस ग्राम को इजीली kg में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है -24 ग्राम, और अगर आप इसको kg में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। तो बस इतना आपको डिफरेंस याद रखना है कि किलोग्राम्स में द वैल्यू विल बिकम -27 एंड इन ग्राम्स द वैल्यू विल बिकम -24। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हमको समझ आ गया है कि एक एटम का मास आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो और एक AMU क्या होता है, तो हमसे कोई पूछे एक AMU क्या होता है, हम बोलेंगे इट इज द मास दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट जो होता है उसके मास का वो 1 AMU होता है। और इसी को कंपेयर, इसी के साथ हम जब बाकी एटम्स के मास को रिलेट करते हैं, उनके मास को मेजर करते हैं, तो हमें अदर एटम्स का मास भी मिलने लगता है। क्योंकि अब हम जान चुके हैं हर एटम में या तो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा या न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा, या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आधा प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, 0.25 प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अब मेरे पास आसानी हो गई है कि किसी भी एटम में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा पार्टिकल, 4 होगा पार्टिकल, इस तरीके से पार्टिकल होंगे, और उन पार्टिकल्स का मास मैं इजीली अब AMU का यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इस AMU को यूं भी लिखा जाता है,
इस AMU को U भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। एक्चुअली में दोनों डिफरेंस कुछ नहीं है, बस ये दूसरा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस AMU को U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और AMU का जो मतलब होता है इट इज एटॉमिक मास यूनिट, जो आपको मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ। तो अब इस पार्टिकल का या फिर एक AMU का यूज करते हुए हमने जब बाकी एलिमेंट्स के मास को कंपेयर किया तो हमने देखा कि हमारा बाकी अदर एलिमेंट्स का मास जो कैलकुलेट हुआ है वो हमको फ्रैक्शन में ना मिलके एक होल नंबर में मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के मास की तो इट इज 1 AMU। सिमिलरली फॉर हीलियम इट इज 4, for lithium it is 7, for beryllium it is 9, for boron it is 11, for carbon it is 12, for nitrogen it is 14, for oxygen it is 16, for fluorine it is 19, for neon it is 20, for neon it is 20, for sodium it is 23, for magnesium it is 24, for aluminum it is 27, for silicon it is 28, for phosphorus it is 31, for sulfur it is 32, for chlorine it is 35, for potassium it is 39 and for calcium it is 40। तो यहाँ पे हमने देखा ये सभी के सभी मासेस होल नंबर में है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज और समझें तो आपने अब तक क्लोरीन का जो मास बुक्स में पढ़ा होगा वो 35.5 AMU पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो मास लिखा हुआ है वो 35 AMU लिखा हुआ है। तो आखिर ये मास क्यों लिखा जाता है बुक्स में, इस मास का क्या मतलब होता है? और जैसा हमने अभी समझा कि एक पार्टिकल या तो प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होता है कि पार्टिकल आधा प्रेजेंट है, तो ये फ्रैक्शन में मास आने का क्या मतलब होता है? तो फ्रैक्शन का जो मास होता है इट इज एक्चुअली द एवरेज एटॉमिक मास। ये हमारा एग्जैक्ट मास नहीं होता है, रिलेटिव मास नहीं होता, बट इट इज द एवरेज एटॉमिक मास। इसको एवरेज एटॉमिक मास बोला जाता है। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे इसको मेजर किया जाता है और क्यों मेजर करना पड़ता है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास मेजर किया जाता है जब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बहुत सारे आइसोटोप हैं, एक से ज़्यादा आइसोटोप हैं, और वो आइसोटोप्स का जो अबंडेंस है नेचर में, जो उनकी प्रेजेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे जो नॉर्मल प्रेजेंट आइसोटोप है उसके मास के साथ इंटरफेयर, उसका जब मास मेजर करेंगे तो उसमें इंटरफेरेंस करना शो कर देती है। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरीन का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे क्लोरीन का ही एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन के दो आइसोटोप। अब एक्चुअली में हमारे एटमॉस्फेयर में जो क्लोरीन 35 होता है इट इज प्रेजेंट इन 75% एंड इन द 37 क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 25%। दिस इज द अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 एंड 37 इन द एटमॉस्फेयर। अब अगर मैं क्लोरीन 35 का मास मेजर करने वाला हूँ तो डेफिनेटली देयर विल बी सम इंटरफेरेंस ऑफ क्लोरीन 37, और वो इंटरफेरेंस कितना रहेगा, वो उसका 25% मास को इंटरफेयर करेगा जरूर। और सिमिलरली अगर मैं इसका मास मेजर करना चाहूँ तो 75% इसका मास जो होगा वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगा। मतलब ऐसा समझते हैं, अगर मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में मैंने क्लोरीन गैस को फिल किया हुआ है, और क्लोरीन गैस को मैंने कहाँ से फिल किया बच्चों, एटमॉस्फेयर से फिल किया है, ठीक है। अगर मैं एटमॉस्फेयर से क्लोरीन गैस को फिलअप कर रहा हूँ, हमने देखा एटमॉस्फेयर में इतना परसेंटेज है, तो अब मैंने रैंडमली अगर क्लोरीन गैस को फिलअप कर दिया है बॉक्स में, तो बॉक्स के अंदर भी क्लोरीन के दो आइसोटोप आ जाएंगे, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, और बॉक्स के अंदर भी सिमिलर एनवायरनमेंट हमको मिलने लग जाएगा। ये जो होगा क्लोरीन 35 ये हमको 75% मिलेगा और क्लोरीन 37 हमको 25% मिलेगा। और अब रैंडमली अगर मैं इसमें से एक क्लोरीन एटम को पिक कर लूँ तो उस क्लोरीन एटम को पिक करते वक्त भी मेरे पास जो पॉसिबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी क्लोरीन 35 की या क्लोरीन 37 की, वो भी इसी पे डिपेंड करेगी कि उसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है। तो अगर मैं यहाँ से एक क्लोरीन एटम को बेटा पिक कर लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं एक क्लोरीन एटम को पिक कर लेता हूँ, तो इस क्लोरीन एटम में ये जो 75 पॉसिबिलिटी है, ये जो 75 पॉसिबिलिटी है ये हमारी रहेगी, ये जो 75 पॉसिबिलिटी है ये हमारी रहेगी क्लोरीन 35
5 की, और जो 25% पॉसिबिलिटी है दैट विल बी ऑफ क्लोरीन 37। अब मुझे मालूम है कि अगर एक एटम होता क्लोरीन का 35 का तो उसका मास 35 Mu होता, बट एक एटम ना होके ये कितना फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, इट इज 0.75 एंड दिस इज 0.25। इतना फ्रैक्शन हमारा क्लोरीन 37 का है, इतना फ्रैक्शन हमारा क्लोरीन 35 का है। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैंने इस परसेंटेज को सिंपली डायरेक्टली फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर दिया है, इस परसेंटेज को मैंने डायरेक्टली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमको पता है कि एक एटम जो होगा क्लोरीन 35 का उसका मास 35 Mu होगा, और 0.75 एटम का कितना मास हो जाएगा बच्चों, इट विल बिकम 35 × 0.75 AMU, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 26.25 AMU, ये आएगा आपका 26.25, यानी कि इतना जो मास होगा एक एटम का जो हमने पिक किया है वो ये होगा 26.25। और सिमिलरली अगर मैं इसकी भी बात करूं तो यहाँ पे एक एटम का जो क्लोरीन का मास होता है ये होता है आपका 37 AMU, तो 0.25 एटम का मास कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 37 × 0.25 AMU, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 9.25 AMU। तो अब हमको पता चल चुका है कि इसका मास हो गया 9.25 AMU और इस वाले पार्ट का मास हो गया 26.25। और जब आप इस पूरे के पूरे एटम का मास कैलकुलेट करना चाहोगे, जब आप इस पूरे के पूरे एटम का मास में कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप ये मास और ये मास को ऐड कर दोगे, तो जो टोटल मास आएगा अब आपका इस एटम के लिए जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, क्योंकि रैंडमली पिकअप किया हुआ है हमने, तो ये आएगा कितना 26.25 प्लस 9.25, और जब आप इसको ऐड करोगे तो इट विल बिकम 35.5 AMU। सो दिस इज द एवरेज मास। तो अब हमने एवरेज लिया है, एवरेज इतना एटम रहेगा हर जगह पे, क्लोरीन में एवरेज जो मास रहेगा 35 का वो इतना रहेगा, और 37 का एक एटम के अंदर मास इतना रहेगा, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। और ये एवरेज का मतलब जो आप मीन लेते हो मैथ्स में वो नहीं लेना है कि आपने 35 37 को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नहीं करना है, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या किया है, सिंपली मास को, एटम के मास को उसकी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है, और फ्रैक्शन में परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना रहता है। तो सिंपली मैंने इसी का यूज करके ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है मास इनटू परसेंटेज। दिस परसेंटेज मींस द परसेंटेज अबंडेंस, वो हमारा कितना परसेंटेज एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज अबंडेंस। ये एक आइसोटोप के लिए हो गया, ये दूसरे आइसोटोप के लिए हो गया, और 100 से परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एवरेज एटॉमिक मास, एंड द कॉन्सेप्ट फॉर दिस फॉर्मूला हैज गिवन बाय दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने इस एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूला को यहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हमको क्लियर हो चुकी है कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्लोरीन का मास 35.5 क्यों आया, जबकि हमने देखा है कि कोई भी पार्टिकल का मास कोई फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, तो ये एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है बच्चों। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को ये डाउट जो भी रहा होगा यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास समझ चुके हैं, एटॉमिक मास समझ चुके हैं। इसी तरीके से दो मासेस और होते हैं, पहला होता है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा होता है फॉर्मूला यूनिट मास। अब मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसको मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है, तो बहुत सिंपल है। अब मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए हमको जब एटॉमिक मास समझ चुके हैं तो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है। हम जानते हैं, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक मेरे पास बॉक्स है और इसमें मेरे पास 3 एप्पल रखे हुए हैं, और हर एप्पल का जो मास है वो 100 ग्राम है। हर एप्पल का जो मास है वो 100 ग्राम है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे बॉक्स का जो मास होगा वो कितना होगा बच्चों, 300 ग्राम। पूरे बॉक्स का मास कितना हो जाएगा बच्चों, 300 ग्राम हो जाएगा। तो सिमिलरली हमने क्या देखा है, जो मॉलिक्यूल बनता है वो एटम्स के जुड़ने से बनता है। अगर मैं बात करूँ आपको H2O मॉलिक्यूल की, है ना, हम H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना हुआ है एंड 1 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है। अब ये जो 1 ऑक्सीजन एटम का मास और
2 हाइड्रोजन एटम्स का मास अगर मैं ऐड कर दूं तो इस पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमने देखा था एक 1 हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 AMU, और इस तरीके के 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 AMU हो गया। और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है हमारा 16 AMU, और इतने 1 ऑक्सीजन एटम है तो इसका मास हो गया 16 AMU, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो इट विल बिकम 18 AMU। तो अब मुझे पता चल चुका है कि वाटर के मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या होगा, 18 AMU, और जो यूनिट रहेगी वो AMU ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने एटम के मास को ऐड किया है। तो जो एटम के मास की यूनिट सिमिलरली वही हमारी मॉलिक्यूल के मास की यूनिट हो जाएगी। तो बच्चों ये आपको शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम सिंपली क्या बोल रहे हैं कि जो एक मॉलिक्यूल का मास होता है इट विल बी द सम ऑफ ऑल द एटम्स, इट विल बी द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब का मास अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूल का मास यहाँ पे निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मास को ऐड अप कर देंगे तो उनके हमारा उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल का मास निकल आएगा। और अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में बोलना चाहें तो क्या है, इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। और ये हम मॉलिक्यूल जिस तरह से एटम के मास को कैलकुलेट किया AMU का इस्तेमाल करके, अगर हम वहाँ दूसरे तरफ मॉलिक्यूल रख देते हैं तो मॉलिक्यूल का मास भी तो निकालेगा हमारा, यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि इट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी हमारा रिलेटिव मास हो जाएगा और इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में ही कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज आपको जो मैंने बताया कि एटम के मास के हम ऐड कर रहे हैं तो उसकी यूनिट भी ऐड होगी, तो इसीलिए हमने एटॉमिक मास यूनिट इसकी यूनिट को लिखा हुआ है। तो ये आपको मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, जितने भी एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर उन सब के मास को ऐड कर दो, आपका मॉलिक्यूल का मास निकल आएगा। और जो यूनिट रहेगी मॉलिक्यूलर मास की वो हमारी सेम रहेगी जो एटॉमिक मास की होती है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो अब इसका यूज करते हुए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। वो क्वेश्चन क्या है ये आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे कि आखिर इनका जो मास होगा वो क्या होगा। अगर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है तो इनका मास क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये कॉपर सल्फेट है, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज सुक्रोज, इट इज पोटेशियम हाइड्रोसाइनेट, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब हमको यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान से समझना है कि इसके मास क्या होंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास ऐड करेंगे, कॉपर सल्फर ऑक्सीजन और इस H2 मॉलिक्यूल का मास ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का मास ऐड करेंगे, मैग्नीशियम सल्फर ऑक्सीजन और 7H2 का मास ऐड करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास ऐड करेंगे। और ये कितने टाइम्स ऐड करना है वो हम देखेंगे कि इनका कितना एटम्स हमको मॉलिक्यूल में गिवन है। सिमिलरली पोटेशियम, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन इन सब का मास ऐड करेंगे, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन इन सब का मास हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो मास है मॉलिक्यूल का वो सब कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और बहुत सिंपल है इसको ट्राई करना। एक मैं एग्जाम्पल, पहले का एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। पहले को मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहला सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो कार्बन को देखा जाए तो 6 कार्बन है हमारे यहाँ पे। इस फॉर्मूला में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 6 कार्बन है। 6 कार्बन मतलब 6 इंटू एक कार्बन का मास 12 यूनिट या फिर 12 AMU, तो ये कितना हो जाएगा 72 AMU। नेक्स्ट है 12 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन को 12 हाइड्रोजन है तो इसके लिए 12 यूज करेंगे और एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU, तो ये हो जाएगा हमारा 12 AMU। अब दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन, तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन है। 6 ऑक्सीजन के लिए हम क्या यूज करेंगे, 6 इंटू 16 AMU और 16 6 कितने होते हैं 96 AMU। तो अब ये हमारा मास 96 AMU आ गया। और अब जब हम इन तीनों मास को ऐड अप कर देंगे तो ये आएगा हमारा 180 AMU। तो इस मॉलिक्यूल का मास क्या हो गया हमारा 180 AMU हो गया। इसी तरह से हम बाकी सबको भी ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप लोग खुद से ऐड अप करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसकी आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जो मैंने आपको एक और चीज़ बताई दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास। आखिर ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है,
किसके लिए फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट किया जाता है और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास में क्या डिफरेंस होता है। तो फार्मूला यूनिट मास जो होता है, फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड फॉर द आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स की कोई सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। आयनिक कंपाउंड्स हमेशा बहुत सारे आयंस का एक ग्रुप, एक क्रिस्टल बनाता है तब एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर मैं NaCl की बात करूँ तो Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो सिमिलरली अगर इसके इस तरफ कोई Cl आ जाए तो हम लोग उसको रोक थोड़ी ना सकते हैं। अभी हमने देखा ग्लूकोज के केस में तो हमको मालूम था कि C6H12O6 ये एक मॉलिक्यूल है और ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, बट एक NaCl अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं। तो ये जो क्लोरीन होगा, ये जो हमारा क्लोरीन होगा अगर दूसरी तरफ से आ गया तो इसके साथ अट्रैक्शन शो करके ये भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। सिमिलरली इसको चारों तरफ से इसी तरीके से क्लोरीन आयन जो होंगे, क्लोराइड आयन, वो इसको सराउंड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारा सोडियम इसको सराउंड करेंगे। तो इस तरीके से एक यहाँ पे नेटवर्क हमको मिलता है और इस नेटवर्क को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस। इस नेटवर्क को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, एक लैटिस मिलता है हमको। तो यहाँ पे अब एक लैटिस को भी हम अगर देखें तो पता नहीं, हम नहीं पता लगा पाएंगे कि उस लैटिस में कितना हमारा सोडियम है, कितना क्लोरीन है। तो अब हमारे लिए उस आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसको ही हम एज अ मास, उसका मास कैलकुलेट करके उस सोडियम कंपाउंड, उस आयनिक कंपाउंड का मास हम लोग बता सकते हैं। मतलब कहने का है कि अगर मैंने एक लैटिस ले लिया तो अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 सोडियम आ चुके हैं और 1 2 3 4 क्लोरीन आ चुके हैं। बट एक्चुअल में तो ये सिर्फ सोडियम और क्लोरीन का ही बना हुआ है, सोडियम और क्लोराइड का ही तो रिपीट करके बना हुआ है। तो दैट इज व्हाई फार्मूला यूनिट मास में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए उनके कंपाउंड, उनके लैटिस का मास ना यूज करके हम सिंपली उसके फार्मूला का मास यूज कर लेते हैं और इसी को बोलते हैं फार्मूला यूनिट मास। तो फार्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस of all the atoms in a formula unit of a component compound, formula unit of a compound, formula unit का मतलब यही है कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रिपीट करेगा तो पूरा फॉर्मूला हमारा क्रिस्टल बनेगा। सिमिलरली फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो जैसा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, सिमिलरली हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास भी उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको इसका भी कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ फार्मूला यूनिट मास का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फार्मूला यूनिट मास को कंपेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमको ये एग्जांपल दिया हुआ है ZnO का, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हम लोग जिंक का मास कैलकुलेट कर लेंगे और ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करेंगे। तो जिंक का मास होता है हमारा 65, ऑक्सीजन का मास होता है हमारा 16, ये 65 AMU और 16 AMU। तो जब हम इसको मास को कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ से निकल आएगा 81 AMU। दिस विल बी द मास ऑफ जिंक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि देखो ये 16 और इसको ऐड कर दो तो ये हमारा 81 AMU कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब इसका तो हमें सिंपली जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया वही यूज करते हैं। बट आपसे कोई पूछे तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि आयनिक कंपाउंड में हम लोग पूरे कंपाउंड का कभी मास कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो सिंगल यूनिट कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो दैट इज व्हाई वी यूज द फार्मूला फॉर दोज कंपाउंड्स। उनके कंपाउंड्स का फार्मूला का जो मास है उस फार्मूला यूनिट का मास कैलकुलेट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट मास। और इसको सिमिलरली जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और आपने यहाँ पे देखा ये डिफरेंस भी लिखा हुआ है, द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंसेस whose constituent particles are आयंस। तो हम फार्मूला यूनिट उन सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं जो हमारे आयन से मिलके बने होते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास से और क्या क्या मासेस को कैलकुलेट किया जा सकता है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम लोगों ने क्लियर यहाँ पे कर लिए हैं। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट को। जो मोल कंसेप्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं कि मोल कंसेप्ट को कैसे आप एटॉमिक मास से जोड़ेंगे और कैसे आप मोल कंसेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे अपना ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ओके, सो थैंक यू।